मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेक्शन 37 जो हमें बताता है इन फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज के बारे में कि हमें जो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो डिटेल फर्निश करनी है एज पर सेक्शन 37 जो हमें स्टेटमेंट फाइल करनी है GSTR 1 की स्टेटमेंट हमें फाइल करनी होती है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन 37 क्या कहता है, हमें इसका रूल जो है रूल 59 क्या कहता है। फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे पास अभी अपडेट आया था कि आपको रूल 59(6) जो है हमारा एप्लीकेबल होने वाला है, हो चुका है। इनफैक्ट 1 सितंबर ऑनवर्ड से जो है हमारा एप्लीकेबल हो गया है। वो हम देखेंगे रूल 59(6) हमारा क्या कहता है, वो इस वीडियो में देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस को मैंने पुट ऑन किया है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इसको जानने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। आइए बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ। सेक्शन 37 हमें क्या कहता है। सेक्शन 37 कहता है कि सभी रजिस्टर्ड पर्सन को जो है अपनी रिटर्न फाइल करनी है GSTR 1 की। ऐसे कौन से सप्लायर हैं जिनको GSTR 1 जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है, अदर रिटर्न्स उस पर एप्लीकेबल होती हैं। अब जो है हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, नॉन रेजिडेंशियल टैक्सेबल पर्सन है जिनको हम NRTP भी कहते हैं, कंपोजिशन डीलर हैं, एज पर सेक्शन 10 उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। सेक्शन 51 हमें कहता है TDS डिडक्टर के बारे में बात करता है, और सेक्शन 52 हमारा TCS कलेक्टर के बारे में बात करता है। और सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट हमें बात करता है सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है OIDAR, अंडर सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट। ये जितने भी पर्सन हैं इनको अपनी GSTR 1 की स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी है, इनके ऊपर जो है अदर रिटर्न्स एप्लीकेबल होती हैं वो उनको फाइल करनी होती हैं। अब GSTR 1 में उनको क्या क्या डिटेल्स फाइल करनी है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उनको, और ये साथ साथ हम रूल को भी कवर कर रहे हैं। रूल 59(2) क्या कहता है हमें, रूल 59(2) हमें कहता है कि हमें इनवॉइस वॉइस डिटेल फर्निश करनी है। अब हमें इनवॉइस वॉइस जो डिटेल फर्निश करनी है किसकी करनी है फ्रेंड्स, इंटरस्टेट सप्लाई हो या इंट्रास्टेट सप्लाई हो। अगर हमने कोई B2B ट्रांजेक्शन करी है तो हमें उसकी इनवॉइस वॉइस डिटेल देनी है, और इंटरस्टेट सप्लाई करी है हमने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को और उसकी जो इनवॉइस वैल्यू है 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो हमें उसकी इनवॉइस वॉइस डिटेल देनी है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड पर्सन क्यों ना हो। अब कंसोलिडेट डिटेल किसकी देनी है, कंसोलिडेट डिटेल देनी है अगर हमने कोई इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन करी है। इंट्रास्टेट यानी विद इन स्टेट हमने कोई ट्रांजेक्शन करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो हमें उसकी कंसोलिडेट डिटेल देनी है। हमें स्टेट वाइज डिटेल देनी होती है सप्लाईज की जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है, जिनकी इनवॉइसिंग वैल्यू अप टू 2.5 है, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन है, तो वो हमें उनको कंसोलिडेट डिटेल देनी थी स्टेट वाइज GSTR 1 में हमें। और डेबिट नोट्स जो भी हमने इशू किए हैं या कुछ हमारे क्रेडिट नोट्स हैं तो उसकी भी डिटेल हमें देनी होती है GSTR 1 की स्टेटमेंट में। अब इसमें फ्रेंड्स प्रोविजो ऐड किया गया है कि द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 1 इज 10th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ ऑफ द टैक्स पीरियड। जैसे कि अगर हमें अप्रैल की फाइल करनी है, अप्रैल या रिसेंट का हम लेते हैं, हमें अगस्त की रिटर्न फाइल करनी है तो हमें सितंबर की कब तक फाइल करनी है, 10th डे हमें ये प्रोविजो कहता है। लेकिन सेक्शन 37(1) का सेकंड प्रोविजो हमें क्या कहता है कि अगर कमिश्नर चाहे तो आपकी जो है डेट को एक्सटेंड कर सकता है। अभी जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, हम अपनी जो GSTR 1 की स्टेटमेंट फाइल करते हैं फ्रेंड्स, वो हम 11th डे ऑफ सक्सेडिंग मंथ करते हैं। दैट मीन्स जो हम अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं वो हम एक्सटेंडेड डेट पे फाइल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका प्रोविजो कहता है हमें अगर आपने रिटर्न जो है हमें 11 डे ऑफ फॉलोइंग मंथ करनी है, GSTR 1 शुड बी क्लोज्ड
but in case where the registered person fails to furnish the return अपनी within the due date, he is not able to file, अपनी जो 10th तक उसने फाइल कर दी, उसके बाद वो अपनी जो रिटर्न फाइल करेगा वो 16th के बाद फाइल करेगा ऑन और आफ्टर। इन प्रैक्टिकल the registered person can easily file GSTR 1 in the following month on restriction has not followed। जो हमारे पास restrictions है वो नोट नहीं हुई है, क्योंकि 11 से लेकर 15 तक का जो कंसेप्ट था वो एप्लीकेबल नहीं है। बीइंग रीजन क्या है, जो हमारा एक्चुअल मॉडल था जीएसटी लाने का वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ जीएसटीआर 1, 3B और 2 है हमारा जो है एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट जो पहले क्या लाना चाह रही थी, जीएसटीआर 1, 1A और 2 और 3 का कंसेप्ट लाना चाह रही थी, जो हमारा एप्लीकेबल नहीं हुआ है। जो हमें सेक्शन 37 सब रूल 2 हमें कहता है, अभी जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं रेसिपिएंट को, हम अपनी डिटेल भरते हैं जीएसटीआर 1 की और वो हमारी रिफ्लेक्ट करती है 2A में, कंपोजिशन डीलर है तो 4A में और आईएसडी है तो 6A में जो है हमारा कम्युनिकेट किया जाता है रेसिपिएंट को। अगर हमारी कोई मॉडिफिकेशन है, सबसेक्शन 2 हमें कहता है every registered person who has communicated the details under section 3 of section 38 and pertaining the inward supply of input service distributor subsection 4 of section 38 either reject, accept in detail of communicated on the 7th day but not before the 15th day on the month succeeding the tax period detail furnished by him सबसेक्शन 1 shall not amended accordingly। ये हमारा जो कंसेप्ट प्रैक्टिकली हमारा एप्लीकेबल नहीं है। सबसेक्शन 3 हमें कहता है, मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसका कुछ मिसमैच है एज पर सेक्शन 42 एंड 43, तो वो अपना जो उससे कोई एरर हो गया है या कोई ओमिशन हो गया है तो अपने जीएसटीआर 1 में कब तक फाइल कहता है, उसके टाइम पीरियड को हमें इसके प्रोविजंस में बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका अगर हमने मान लीजिए जीएसटीआर 1 में हमसे कुछ एरर हो गया है या कुछ हमारा ओमिशन हो गया है, तो हम उसे कब तक रेक्टिफाई कर पाएंगे, जब तक कि आया तो हमें एनुअल रिटर्न की डेट हो या फिर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट सितंबर मंथ की रिटर्न तक जो है हम अपने ओमिशन या अमेंडमेंट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अभी हमारा 2021 चल रहा है, हमारा 2021 फाइनेंशियल ईयर में कुछ हमने मिस्टेक करी, कुछ हमारा ओमिशन हो गया स्टेटमेंट को फाइल करने में, तो हम उसको कब तक रेक्टिफाई कर पाएंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 के सितंबर मंथ तक हम अपने रेक्टिफिकेशन को जो है कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको सेक्शन 37 समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, हम इसके रूल को समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि जीएसटीआर 1 जो हमने स्टेटमेंट फाइल करनी है, क्या वो सभी को फाइल करनी है। अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती है, उनको कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, क्या तो भी उन्हें फाइल करना है? यस, उनके नील का भी जो है अपना आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल फाइल करनी है। आउटवर्ड की डिटेल नील फाइलर जो है एसएमएस के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास फैसिलिटी आई थी जुलाई 2021 में हमारे को लाई गई थी। हमने सबसेक्शन 1 सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 में देखा कि जो हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कंपोजिशन डीलर हैं या OIDAR में रजिस्टर्ड हैं, नॉन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, TDS में रजिस्टर्ड हैं, TCS के रजिस्टर्ड हैं, उनको जो है जीएसटीआर 1 की स्टेटमेंट फाइल नहीं करनी है, उनके ऊपर अदर रिटर्न्स एप्लीकेबल होंगी। क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि जीएसटीआर 1 हमने फाइल कर दी, क्या हम जीएसटीआर 1 की उस को रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, हम एक बार जो हमने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं। हमें पता चलता है कि उसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको नेक्स्ट मंथ की रिटर्न में जो है या नेक्स्ट क्वार्टर में जो है उसको अमेंड कर सकते हैं, उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अगस्त की रिटर्न फाइल करी है और उसमें कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको सितंबर मंथ की रिटर्न में उसको ठीक कर सकते हैं। लेट फीस और पेनल्टी भी होती है क्या? एज पर सेक्शन 47 तो लेट फीस हमें लॉ में बताई गई है, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में अभी हमारे पास जो है लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर ऑफिसर हमारे रिटर्न्स की स्क्रूटनी करता है और उसको लगता है कि उन्होंने रिटर्न्स फाइल लेट की हैं, तो वो हमारे पास लेट फीस एप्लीकेबल कर सकता है। लेकिन करंट सिनेरियो में जीएसटीआर 3B के द्वारा जीएसटीआर 1 की कोई भी जो है लेट फीस अराइज डिमांड नहीं कर रही है। पहले जो हमारे पास थी एज पर जीएसटी लॉ, जो हमें जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है 200 रुपीज पर डे थी,
₹100 CGST एंड ₹100 SGST। फिर फ्रेंड्स आफ्टर दैट हमारे पास एक नोटिफिकेशन आती है फरवरी 2021 में, जिसमें हमें बताया जाता है अगर आपका कि लेट फीस को रिड्यूस कर दिया गया है, 200 की जगह अब हमारा ₹50 कर दिया गया है उसके लेट फीस को, और जो नील फाइलर है उसके लिए ₹20 जो है लेट फीस कर दिया गया है। करंट सिनेरियो में अभी भी GSTR1 की लेट फीस जो है डिमांड नहीं की जा रही है। अब हम बात करते हैं फॉर्म GSTR9 की। फॉर्म GSTR9 में हमारा जो है हमें आउटवर्ड की डिटेल्स फाइल करनी होती है। रूल 1 को हमने आपके साथ डिस्कस किया, सब रूल 2 को हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस करते हैं हम अब आपके साथ एक बार सब रूल 4 दोबारा से देख लेते हैं। सब रूल 4 क्या कहता है। सब रूल 4 के अकॉर्डिंग हमें GSTR1 में कुछ स्टेटमेंट फाइल करनी है, हमें इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है B2B ट्रांजैक्शन के लिए। अगर कोई हमने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन से और इनवॉइसिंग वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो हमें उसकी इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, कंसोलिडेटेड डिटेल देनी है। इंट्रास्टेट सप्लाई अगर हमने कुछ अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, और स्टेट वाइज जो है हमें इंफॉर्मेशन देनी है इसकी। और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की जो है हमें रिटर्न्स को फाइल करना है। अब देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल जो है हमारा 59(6) जो हमारे पास एप्लीकेबल हो गया है सितंबर ऑनवर्ड से। रूल 59(6) हमें कहता है, ये नोटिफिकेशन आई थी हमारे पास 2021 और 1 जनवरी को हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी। उसके अकॉर्डिंग हमारा रूल 59 को एप्लीकेबल किया गया। रूल 59(6) हमें कहता है अगर आप एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन हैं और आपने अपनी GSTR3 भी आप फाइल करते हैं, मंथली फाइल कर रहे हैं, और आपने 2 प्रीसीडिंग्स मंथ की जो है रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं, तो आप अपनी GSTR1 को जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप रूल 59(6) का B एंट्री हमें कहती है अगर आप अपनी रिटर्न को जो है क्वार्टरली फाइल करते हैं GSTR1 और आपने अपनी GSTR3 भी को फाइल नहीं किया है, तो आप जो है GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। रूल 86B को इंसर्ट किया गया था। रूल 86B हमें रिस्ट्रिक्शन देता था ITC के यूटिलाइजेशन पे। ITC का यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे, ये रूल हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। रूल 86B क्या कहता है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी अर्लियर वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और मैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप रूल 86B को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपने रूल 86B नहीं किया है तो आप जो है अपनी 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। A registered person who is restricted for using amount in electronic credit ledger to discharge his liability towards in excess of 99% of such tax liabilities under sub-rule 86B shall not be allowed to furnish the detail of outward supply under section 37 form GSTR1 or using by facility IFF if he has not filed his GSTR3B। अगर आपने GSTR3B को फाइल नहीं किया है तो आप GSTR1 को भी जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा सेक्शन 37 क्या है और रूल 59 क्या है। रूल 59 को हमने डिटेल में देखा और हमने कुछ क्वेश्चंस भी पुट ऑन किए थे, वो भी हमने देखे। फ्रेंड्स अगर आपको GSTR1 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपनी GST में नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 39 और सेक्शन 38 को कवर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स दैट टाइम बाय।